पहला प्रश्न है, फील्ड कैपेसिटी वह क्षमता है जो मृदा रख सकती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये क्वेश्चन पीजीटी 2010 में पूछा गया था कि फील्ड कैपेसिटी इज द एक्सटेंट टू विच ए सॉइल कैन होल्ड। ऑप्शन सही होगा इसमें डी, केशिकीय तथा आर्द्रता जल। आपको बता दें कि मृदा में उपस्थित जल रखने की अधिकतम क्षमता ही फील्ड कैपेसिटी कहलाती है। मृदा में अधिकतम जल रखा जाता है या इकट्ठा रहता है, एब्जॉर्ब रहता है, तो उसी क्षमता को फील्ड कैपेसिटी कहा जाता है। और मृदा में 4 प्रकार के जल होते हैं। 4, पहला आर्द्रता जल, दूसरा जल वाष्प, तीसरा संयुक्त जल और चौथा केशिकीय जल। तो इन सभी प्रकार के जलों को एक साथ मिलाकर फील्ड कैपेसिटी कहा जाता है। इन सबको एक में मिला दीजिए तो फील्ड कैपेसिटी कहलाता है। और इनमें से केवल केशिकीय जल ही पौधे अवशोषित करते हैं। केशिकीय जल यानी कैपिलरी वाटर ही पौधे अवशोषित करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं। गुरुत्व जल वह जल है जो वर्षा के बाद छनकर जल स्तर में भूजल के रूप में एकत्रित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडेफिक कारक का संबंध है। ये क्वेश्चन पीजीटी 2010 में पूछा गया था कि इडेफिक फैक्टर आर रिलेटेड टू। आंसर इसका सही होगा पहला, मृदा से। आपको बता दें कि वातावरण में मुख्य रूप से 4 प्रकार के कारक होते हैं। पहला जलवायवीय कारक, दूसरा मृदीय कारक, तीसरा टोपोग्राफिक कारक और चौथा जैवीय कारक। जो पहला है जलवायवीय कारक, इसके अंतर्गत प्रकाश, तापमान, वायु, वायुमंडलीय कारक, वर्षा आदि आते हैं। और जो मृदीय कारक है, इसके अंतर्गत मृदा में उपस्थित खनिज, कार्बनिक पदार्थ, मृदा जल तथा मृदा वायु आते हैं। और जो ट्रोफोग्राफिक कारक है, इसके अंतर्गत ढलान है, ऊंचाई है, दिशा है, ये सब आते हैं। और जैवीय कारक के अंतर्गत या बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत सभी प्रकार के जीव आते हैं, चाहे वो उत्पादक हों, चाहे उपभोक्ता हों, चाहे अपघटक हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडेफिक कारक संबंधित है। पीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये किससे संबंधित है? आंसर सही होगा सी, मृदा से संबंधित है या सॉइल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मृदा निर्माण से संबंधित है, मिट्टी को बनाने से संबंधित है? आंसर सही होगा इसमें डी, उपरोक्त सभी, यानी लेटराइजेशन, पोडोसलाइजेशन और गिल्जेशन आदि। बता दें कि मृदा निर्माण में विभिन्न क्रियाएं होती हैं, चाहे वो लेटराइजेशन हो, लीचिंग एलिवेशन हो, पोडोसलाइजेशन हो, गिल्जेशन हो या एलिवेशन हो। ये सभी क्रियाएं क्या हैं? मृदा निर्माण में विभिन्न क्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवसादी जीव भू रासायनिक चक्र होता है। अवसादी जीव भू रासायनिक चक्र बताना है। आंसर सही होगा डी, गंधक चक्र अवसादी जीव भू रासायनिक चक्र होता है। आपको बता दें कि जैविक रासायनिक या जैव रासायनिक पदार्थों का जैव तथा अजैव तंत्र के बीच आदान प्रदान जीव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। और ये अपने मुख्य स्रोत के आधार पर मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला गैसीय और दूसरा अवसादी। जो गैसीय है, इनका मुख्य स्रोत वायुमंडल या जलमंडल होता है और ये पदार्थ मुख्यतः गैसीय रूप में होते हैं। चूंकि गैसीय हैं इसलिए गैसीय रूप में होते हैं। जैसे कौन कौन से? कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र। और दूसरा अवसादी मैंने बताया था। तो अवसादी मुख्य रूप से इनका स्रोत क्या है? स्थल मंडल है या लिथोस्फीयर है। और ये मुख्यतः आगैसीय होते हैं, गैसीय नहीं होते हैं। अवसादी यानी आगैसीय, जैसे फास्फोरस चक्र, सल्फर चक्र। सल्फर चक्र को गंधक चक्र भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोफाइट्स का दूसरा नाम है। फोटोफाइट्स का दूसरा नाम बताना है। आंसर सही होगा इसका ए, हेलियोफाइट्स। फोटोफाइट्स का दूसरा नाम हेलियोफाइट्स है। और ऐसे पौधे जो सूर्य के तीव्र प्रकाश में वृद्धि करते हैं, अर्थात प्रकाश पसंद होते हैं, फोटोफाइट्स या हेलियोफाइट्स कहलाते हैं। यानी सूर्य के प्रकाश में तीव्रता से वृद्धि करें
तो कैसे पौधे होंगे? प्रकाश पसंद पौधे होंगे, लाइट लविंग प्लांट्स होंगे, या फोटोफाइट्स उन्हीं को कहा जाता है, या उन्हीं को हेलियोफाइट्स कहा जाता है। और सियोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो छाया में उगते हैं, छाया पसंद करते हैं, जैसे अधिकांशतः ब्रायोफाइट्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? सियोफाइट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदिकाकरण मृदा संरक्षण की एक प्रभावी कार्य विधि है या क्रिया विधि है? ऑप्शन सही होगा इसमें बी, पहाड़ी क्षेत्र में। आपको बता दें कि वेदिकाकरण विधि का प्रयोग पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है, हिली एरियाज में किया जाता है, यानी जहां पर ढाल अधिक होता है वहां पर वेदिकाकरण का प्रयोग किया जाता है। और किस लिए? तो मृदा को संरक्षित करने के लिए, मृदा संरक्षण के लिए करते हैं। और इस विधि में ढाल को कई छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है, कई छोटे छोटे खंडों में विभाजित करते हैं और उसी में पौधों को उगाया जाता है। दो चपटे भागों के बीच में कुछ भाग खुला भी छोड़ देते हैं और ये चपटे भाग ही वेदिका कहलाते हैं, या खाली भागों को नाली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उपजाऊ मृदा का अनुकूल पीएच है। उपजाऊ मृदा का अनुकूल पीएच बताना है। आंसर सही होगा इसमें बी, 6.5 से 7। बता दें कि अधिक अम्लता और क्षारीयता दोनों पौधों के लिए हानिकारक होती है। अगर अधिक अम्लता है खेत में तब भी हानिकारक है, अधिक क्षारीय है खेत तब भी हानिकारक है। तो उपजाऊ मृदा का पौधों के लिए अनुकूल पीएच कितना होना चाहिए? 6.5 से 7 होना चाहिए। यदि पीएच 1 से 5 हो तो मिट्टी होगी अधिक अम्लीय, और यदि पीएच 8 से 14 होगा तो मिट्टी होगी अधिक क्षारीय। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के स्थलाकृति कारक का संबंध है किससे? पीजीटी 2000 में क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर सही होगा डी, पृथ्वी की सतह के व्यवहार से। आपको बता दें कि स्थलाकृति जो पृथ्वी की ऊपरी सतह की भौतिक आकृति होती है, चाहे वो ढाल हो, पर्वत हो, दिशा हो, ये सब स्थलाकृति के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आंसर पृथ्वी की सतह के व्यवहार कैसा है उसका इस पर निर्भर करेगा या इससे संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलीदार पौधों की जड़ ग्रंथियों में एक वर्णक पाया जाता है जो संरचनात्मक रूप से निम्न के समान है। आंसर सही होगा इसमें डी, लेग हीमोग्लोबिन। बता दें कि फलीदार पौधों की जड़ ग्रंथि में लेग हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है जो संरचनात्मक रूप से हमारे रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के समान है और इसका कार्य जड़ ग्रंथि में ऑक्सीजन का संचरण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोबियम के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु फलीदार पौधों में नवगठित जड़ ग्रंथियां इसके कारण लाल रंग की हो जाती हैं। किसके कारण हो जाती हैं? तो लेग हीमोग्लोबिन के कारण हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेटोबैक्टर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, यानी एजेटोबैक्टर फिक्स्ड एटमॉस्फेयर N2 थ्रू। आंसर सही होगा इसमें बी, गैर सहजीवी प्रक्रिया से। बता दें कि एजेटोबैक्टर गैर सहजीवी प्रक्रिया के माध्यम से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, स्थिरीकरण करता है, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का परिवर्तन भिन्न भिन्न यौगिकों के रूप में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रेट रिडक्स एंजाइम पहले रूपांतरित करता है। आंसर सही होगा इसका पहला, नाइट्रेट को नाइट्राइट में। बता दें कि रिडक्स एक अपचन क्रिया को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम है जो नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करने वाले नाइट्रिकारी जीवाणु के उदाहरण हैं। आंसर सही होगा इसमें पहला, नाइट्रोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जो होते हैं ये जीवाणु अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं, जो कि नाइट्रोजन चक्र की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरायुज अंकुरण निम्न में से किस में पाया जाता है? आंसर सही होगा इसमें बी, लवण मृदोद्भिद में जरायुज अंकुरण पाया जाता है।
बता दें कि इस प्रकार के पादपों के फलों में ही बीज अंकुरित हो जाते हैं, यानी फल पेड़ पर लगे लगे ही बीज उसमें अंकुरित हो जाते हैं। इसे ही जरायुज कहा जाता है। जब फल पृथ्वी के संपर्क में आते हैं, ऐसे फल जब पृथ्वी के संपर्क में आते हैं तो फल के अंकुरित बीज एक नवीन पौधे का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार अंकुरण राइजोफोरा, सोनेरेशिया, एबिसिनिया आदि पौधों में पाया जाता है, यानी ऐसा अंकुरण इन पौधों में पाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओरोबैंकी का पौधा किस प्रकार का परजीवी पौधा है? ओरोबैंकी का पौधा पूछा गया है। आंसर सही होगा बी, पूर्ण मूल परजीवी पौधा है। बता दें कि पूर्ण मूल परजीवी पौधों के अन्य उदाहरण बेलेनोफोरा, रेफ्लिसिया आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलेनोफोरा है। पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर सही होगा बी, पूर्ण मूल परजीवी बेलेनोफोरा होता है, यानी टोटल रूट पैरासाइट होता है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।